बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने RSA एल्गोरिथम को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में जो है ना हम अलगमाल की इंक्रिप्शन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस एल्गोरिथम को जिसने डेवलप किया था या प्रपोज किया था उसका नाम ताहिर अलगमाल है और ये एक इजिप्शियन क्रिप्टोग्राफर था। 1985 में उसने जो है ना इस एल्गोरिथम का आइडिया दिया। अच्छा, अब ये जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है, आगे चल के हम एक और एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसको हम इलिप्टिक कर्व एल्गोरिथम कहते हैं। उसके कुछ वेरिएंट्स भी जो है ना इस अलगमाल इंक्रिप्शन पे बेस करते हैं। अच्छा, अब ये है कि अलगमाल जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है इसके लिए हमें कोई सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है। वही मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो कि पीछे हमने RSA के एल्गोरिथम के हवाले से डिस्कस किए, तकरीबन उतनी ही जो है ना मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं। कोई ज़्यादा हाई फाई या सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है ना वो यूज़ नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा जो है एक तो ये हो गया कि इलिप्टिक कर्व जो क्रिप्टोग्राफी है उसके वेरिएंट्स जो हैं वो भी बेस करते हैं अलगमाल के ऊपर। और डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम से ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, उसके भी या डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम्स जो हैं वो भी जो है ना ये इस अलगमाल पे बेस करते हैं। यानी डिजिटल सिग्नेचर का एक वेरिएंट जो है वो अलगमाल इंक्रिप्शन पे बेस करता है। तो ये इसकी चंद एडवांटेजेस हैं। ये हम डिजिटल सिग्नेचर का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि इधर भी जो है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीज़ जो हैं वो जनरेट करेंगे जैसे हमने RSA एल्गोरिथम में जनरेट की। इधर भी हम जो है ना प्राइवेट और पब्लिक कीज़ जनरेट करेंगे। अच्छा, तो अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हमने एक लार्ज प्राइम पी चूज़ करना है। अच्छा, अब ये जो अलगमाल इंक्रिप्शन है ये भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे काम करती है जिसको हम नंबर्स मॉड्यूलो पी कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, RSA एल्गोरिथम के हवाले से भी हमने ये कहा था कि ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे बेस्ड है, यानी नंबर्स मॉड्यूलो पी जो है इस पर बेस करती है। और जो अलगमाल है वो भी किस चीज़ पे बेस करता है, नंबर्स मॉड्यूलो पी, यानी ये इधर भी जो है ना मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स जो है इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इधर हमने ये कहा है कि लार्ज प्राइम पी चूज़ करना है तो कितना लार्ज वो होना चाहिए। जैसे हमने RSA के लिए कहा था कि भाई ये 2048 बिट्स यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 512 बिट्स हैं, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इधर जो है ना ये मेंशन है कि 3072 बिट्स का प्राइम आपके पास होना चाहिए, यानी ये एक्चुअल सिचुएशन है। हमने जो प्राइम सेलेक्ट करना है वो तकरीबन इतना जो है ना लार्ज होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब हम लार्ज प्राइम पी जो है ना सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, स्टेप 1 में लार्ज प्राइम पी सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एक स्पेशल नंबर जी जो है ना उसको सेलेक्ट करेंगे। ये स्पेशल नंबर जी जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट कहते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर p-1 के दरमियान होनी चाहिए। अब ये p क्या है, जो प्राइम हमने सेलेक्ट किया था वो है, यानी जो नंबर जी हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम प्रिमिटिव एलिमेंट कहते हैं और इसकी रेंज जो है वो 1 से लेकर p-1 के दरमियान है। यानी ये नंबर जी जो हम सेलेक्ट करेंगे ये 1 से लेकर p-1 के दरमियान हम सेलेक्ट करेंगे। अब इधर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रिमिटिव एलिमेंट है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लेट से हमने p एक लार्ज प्राइम सेलेक्ट किया। अब हमारा जो g है ये प्रिमिटिव एलिमेंट होना चाहिए और ये 1 और p-1 के दरमियान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि g⁻1, g⁻2, g⁻3 हम चलेंगे p-1 तक, क्योंकि हमारा g जो है ये हमारा प्रिमिटिव एलिमेंट है। इसकी रेंज हम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि 1 और p-1 के दरमियान होना चाहिए, तो इसीलिए हम p-1 तक जाएंगे। मॉड p, यानी इस मैथमेटिक्स से जो भी हमें नंबर मिले वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो तब वो नंबर हमारा क्या होगा, प्रिमिटिव एलिमेंट होगा।
अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इधर हमने प्रिमिटिव नंबर लिया 11। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो ये जो 23 है ये हमारा वो पी है, वो प्राइम नंबर है जिसको हमने सेलेक्ट किया। अब आप सोचेंगे कि थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हमारा जो पी है, जो प्राइम नंबर है, वो लार्ज होना चाहिए, तकरीबन 3072 बिट्स का जो है रिकमेंडेड है, इतना जो है ना वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमने पी सिर्फ जो है ना 23 लिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना, सिर्फ आइडिया जो है ना गेन करने के लिए। अब लेट से ये हमारा पी है और हमने पी जो जी सेलेक्ट करना है वो 1 और पी माइनस 1 के दरमियान सेलेक्ट करना है। अब 1 से लेकर p माइनस वन जो हमारी वैल्यूज़ बनती हैं, तो p हमारा 23 हो गया, -1 करेंगे तो 22 आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि 1 से लेकर 22 तक जो है ना, इनमें से हमारा ये प्रिमिटिव एलिमेंट g जो है वो एक नंबर होगा, ठीक है, उसको हमने सेलेक्ट करना है। अब इस केस में हमने 11 सेलेक्ट किया है कि ये 11 जो है ये हमारा क्या है, ये वो हमारा स्पेशल नंबर g है, वो हमारा प्रिमिटिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने देखा इधर, ठीक है ना, g की पावर 1, g की पावर 2। अब इस केस में g हमारे पास क्या है, इस केस में g हमारा 11 है। तो हम पहले 11 की पावर 1 लेंगे, फिर 11 की पावर 2, फिर 11 की पावर 3, आखिर तक चलेंगे 11 की पावर p माइनस 1, यानी हमने 22 तक जाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए इस टेबल में हमने यही कहा है, 11 पावर 1, 11 पावर 2, 11 पावर 3 और आखिर हम कहाँ तक गए, 11 की पावर 22। अब जो वैल्यूज़, जो रिज़ल्ट इससे हमारे पास आया है, 11 पावर 1 इससे जो रिज़ल्ट आया है वो ये है, 11 पावर 2 इससे जो रिज़ल्ट आया है वो ये है, इसी तरह 11 पावर 22 से जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो ये है। अब अगर इन नंबर्स को आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वाले फर्स्ट रो वाले और ये जो नंबर्स हैं, इनमें कोई भी नंबर आपको रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये सारे जो है ना डिफरेंट नंबर हैं और इनकी रेंज भी 1 से लेकर कहाँ तक है, 22 तक है, यानी ये रेंज है इनकी, ठीक है। तो ये 11 हमारा अब क्या हो गया, ये प्रिमिटिव एलिमेंट हो गया, ये वो हमारा स्पेशल नंबर जी हो गया। लेट से हम कहते हैं कि नहीं, हम 11 को चूज़ नहीं करते, हम 2 लेते हैं कि भाई 2 हमारा प्रिमिटिव एलिमेंट है। अब इसमें मसला ये है कि इसमें जो है ना नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है एज इट इज़ कैलकुलेशन है, 2 टू द पावर 1 इससे ये आया, 2 टू द पावर 2 इससे ये आया। अब अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो इधर रिजल्ट रिपीट हो रहा है। देखिए 3 मेरे पास इधर आया और 3 मेरे पास इधर भी आया। 13 मेरे पास, यानी 2 रेज टू द पावर 7 इससे भी मेरे पास 13 आया और 2 रेज टू द पावर 18 इससे भी मेरे पास क्या आया, 13 आया। 2 रेज टू द पावर 6 से भी मेरे पास 18 आया। 2 रेज टू द पावर 17 से भी मेरे पास क्या आया, 18 आया। 2 रेज टू द पावर 5 से 9, 2 रेज टू द पावर 5 से हमारे पास 9 आया और 2 रेज टू द पावर 16 से भी मेरे पास 9 आया। तो ये नंबर्स क्या हो गए, ये रिपीट हो रहे हैं, यानी 1 से लेकर 22 तक की फिगर मुझे सारी की सारी नहीं मिली, बल्कि आधे से ज़्यादा नंबर जो हैं वो क्या है, वो रिपीट हो रहे हैं, यानी आधे नंबर जो हैं वो रिपीट हो गए हैं। तो ये जो है 2, अब ये सूटेबल चॉइस नहीं है जी के लिए। जी के लिए जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो क्या होगी, 11। तो ये हमारा जी हो गया। अच्छा, अब प्राइवेट की हमने चूज़ करनी है। प्राइवेट की हम कैसे चूज़ करेंगे, लेट से जो हमारी प्राइवेट की है उसको हमने कहा कि वो x है। अच्छा, ये क्या होगी, ये 1 से बिगर होगी, ये हमारी प्राइवेट की, और p माइनस 1 से ये क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसको हम चूज़ कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है ना एक पॉइंट लिखा है कि वी एज्यूम द प्राइवेट की इज जनरेटेड यूजिंग अ सूटेबली रैंडम प्रोसेस, यानी 1 से लेकर p माइनस 1 के दरमियान हमने इस प्राइवेट की x को चूज़ करना है, लेकिन वो हम कैसे चूज़ करेंगे, उसके लिए हम कोई सूटेबली रैंडम प्रोसेस जो है वो यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रैंडम और सूडो रैंडम नंबर्स का, अब वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी एक रैंडम प्रोसेस हमने यूज़ करना है, ठीक है। उसके थ्रू जो है ना रैंडमली हमने 1 और p माइनस 1 के दरमियान जो है इसकी x को चूज़ करना है रैंडमली। लेकिन इधर एक बात का ध्यान रहे कि ये जो रैंडम प्रोसेस है आपका, ये इतना रैंडम हो कि अगर कोई 2 यूज़र जो हैं वो सेम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उनकी प्राइवेट कीज़ जो हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, यानी इतनी रैंडमनेस ये प्रोवाइड करे। डियर स्टूडेंट्स, क्रिप्टोग्राफी के हवाले से हमने ये कहा था कि जितना आपका प्रोसेस रैंडम होगा उतनी आपकी सिक्योर कीज़ जनरेट होगी।
देखें वो बात यहाँ आ गई ना कि भाई 1 से लेकर p-1 के दरमियान मैंने प्राइवेट की x को चूज़ करना है, लेकिन कैसे चूज़ करूँगा? उसके लिए हम एक रैंडम प्रोसेस यूज़ करेंगे, जो कि रैंडमली जो है ना इस रेंज के दरमियान इस प्राइवेट की x को चूज़ करेगा, लेकिन वो इतनी रैंडम हो कि वो यूनिक हो, वो रिपीट ना हो 2 यूज़र्स के लिए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि आरएसए के केस में तो हमने इसको कैलकुलेट किया, लेकिन इधर हमने कैलकुलेट नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, फिर वही बात, देखिए ये डिटेल जो है, ये निटी ग्रिटी डिटेल जो है, ये हमारे स्कोप की बातें नहीं हैं, हमारी लेवल की बातें नहीं हैं। बस सिर्फ हमने क्या करना है, अपने कंसेप्ट्स को समझना है, ठीक है ना। अब अगर आप कहते हैं कि ये कैसे चूज़ किया गया, तो फिर आप, मैंने आज जैसे आपको कहा था कि डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। बहरहाल ये हमारी लेवल की बातें नहीं हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमने इस रेंज के दरमियान जो है ना एक्स को चूज़ किया प्राइवेट की, और वो प्राइवेट की हमारी लेट से क्या है 6, यानी x इज इक्वल टू 6। इसको हमने चूज़ किया 1 और p-1 के दरमियान, तो ये हमारी प्राइवेट की आ गई। अब बाकी बची पब्लिक की, तो पब्लिक की को अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर डियर स्टूडेंट्स पब्लिक की को y कहा गया है, इसके लिए आपको p चाहिए, आपको g चाहिए, ठीक है, और प्राइवेट की x चाहिए। देखिए आरएसए के एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले क्या किया था, पब्लिक की जनरेट की, उससे फिर हमने जो है ना मैथमेटिकली प्राइवेट की डिराइव की। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने प्राइवेट की को एज्यूम किया। हमने कहा कि प्राइवेट की हमारी x हो गई, और हमने एज्यूम किया कि वो 6 है, 1 और 22 की रेंज के दरमियान, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये आपके पास प्राइवेट की आ गई, तब आपने जो है ना पब्लिक की को जनरेट करना है। पब्लिक की को इधर हमने y कह दिया, उसके लिए हमें p चाहिए, वो लार्ज प्राइम जो है, ठीक है, g चाहिए, जो कि हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया, वो स्पेशल नंबर, वो प्रिमिटिव एलिमेंट, और आपको पब्लिक की x चाहिए, सॉरी प्राइवेट की x चाहिए। तब आपकी जो पब्लिक की है वो कैलकुलेट होगी। कैसे? ये हमारी पब्लिक की y है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन है g⁻x mod p। p आपका वो प्राइम हो गया, वो लार्ज प्राइम, g आपका प्रिमिटिव एलिमेंट हो गया, और x आपकी प्राइवेट की हो गई। जब इस एक्सप्रेशन को हम एवेल्युएट करेंगे, वॉल्फ्राम की वेबसाइट पे जाएं, वैल्यूज़ को पुट करें, आपको पब्लिक की y मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अलगमाल की जो पब्लिक की है वो 3 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है, p, g और y। अच्छा, इधर एक एग्जांपल से भी मैंने एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें p लार्ज प्राइम हमारा 23 हो गया, g जिसको हमने 11 सेलेक्ट किया था थोड़ी देर पहले, प्राइवेट की हमारी 6 हो गई। जब इस एक्सप्रेशन में हम इन वैल्यूज़ को डालेंगे, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, 9 होगा। कहने का मकसद ये है कि अब आपकी प्राइवेट की जो है वो क्या हो गई, 6 हो गई, जबकि पब्लिक की जो है ना हमारी क्या हो गई, वो 3 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है। थोड़ी देर पहले हमने कहा ये, तो आपकी ये जो है ना क्या हो गई, पब्लिक की हो गई। अब इस पब्लिक की को जो है ना आप सेंड कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ना अब परफॉर्म होगा, क्योंकि कीज़ हमारी जनरेट हो गई। अच्छा, तो अब इसके बाद जो है इनक्रिप्शन का प्रोसेस है। इनक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या करेंगे? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इधर भी आपने एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स मॉड्यूलो p। इधर भी जो है ना, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि आरएसए की तरह जो है ना, ये एल्गोरिथम भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स पे बेस करता है, यानी नंबर्स मॉड्यूलो p जो है इसको यूज़ करता है। तो सबसे पहले आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है सीरीज ऑफ नंबर्स मॉड्यूलो p, ठीक है, जैसे हमने आरएसए के लिए किया था। उसके बाद जो है ना हम बाकी कैलकुलेशंस करेंगे, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे। अच्छा, अब इधर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा हमारे पास मेथड मौजूद है जिसके थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स मॉड्यूलो p में, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो है p। इसको सबसे पहले हम इनक्रिप्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। अब इनक्रिप्शन का अमल जो है वो इन 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। करना क्या है कि सबसे पहले आपने रैंडमली एक नंबर जनरेट करना है जिसको हम के कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई रैंडमली कैसे हम नंबर को जनरेट करते हैं। अगर नहीं तो आप वो जो रैंडम और सूडो रैंडम नंबर्स का लेक्चर था उसको रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या करेंगे, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जिसको हमने के कहा है।
फिर हम C1 और C2 को कंप्यूट करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक मैंने कंप्यूटर लिखा है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये है कंप्यूट, ठीक है ना। अब C1 और C2 को हमने कंप्यूट करना है। C1 को कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है, सिंपली वैल्यूज पुट करें और एवेल्युएट करें इसको। अच्छा, C2 को अब हम कैसे कंप्यूट करेंगे, ये पहला P आपका प्लेन टेक्स्ट है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं। ये जो P है ये वो आपका लार्ज प्राइम है। Y आपकी पब्लिक की हो गई, और ये जो K अभी थोड़ी देर पहले हमने सेलेक्ट किया, ये वो हो गया। अच्छा, जब इसको हम एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास C2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो साइफर टेक्स्ट है अब इस केस में वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, एक C1 हो गया और दूसरा C2 हो गया। तो अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, जो इंटेंडेड रिसिपिएंट है आपका, उसकी तरफ आप सेंड कर देंगे। अच्छा, अब ये जो C2 और C1 और C2 का रोल है, ठीक है, अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि साइफर टेक्स्ट हमारा सिर्फ C था, लेकिन इस केस में जो हमारा साइफर टेक्स्ट है वो दो कंपोनेंट्स में मुश्तमिल है, एक को हम C1 कहते हैं और दूसरे को हम C2 कहते हैं। इनका रोल क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो हम के हवाले से बात करते हैं कि ये हमारे पास टेम्पोररी वन टाइम की है। क्या मतलब इसका ये है कि ये हर एक प्लेन टेक्स्ट के लिए आपने रिपीट नहीं करनी, बल्कि अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट P1 है तो इसके लिए K अलग होगी, अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट P2 है तो इसके लिए K अब अलग होगी, अब आपके पास प्लेन टेक्स्ट 3 है तो इसके लिए K अलग होगी। यानी हर एक प्लेन टेक्स्ट के लिए आपके पास K जो ये वैल्यू है ये अलग अलग होगी, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होगी, ठीक है। रिमेंबर वो बैंक वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी, वो जो वन टाइम पासवर्ड भेजते हैं, तो ये वो वाली बात हो गई, ठीक। अच्छा, अब ये जो C1 है, ठीक है, ये है क्या, इसको हम समझते हैं या हम ये बिलीव करते हैं कि ये क्या है, ये वो हमारा वन वे फंक्शन है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर हमने ये कहा था कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये वन वे वाली फंक्शन की प्रॉपर्टी इसमें लाजमी होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं ये होल्ड करता एल्गोरिथम, तो फिर ये पब्लिक की एल्गोरिथम ना हुआ। तो C1 जो है ये हमारे पास क्या है, हम बिलीव करते हैं कि ये वो हमारा वन वे फंक्शन है। मतलब इसका ये है कि C1 जो है इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये आसान होगा, लेकिन अब अगर हमें C1 दिया गया है, ठीक है, और इससे हमने K कैलकुलेट करना है तो ये बहुत ही हार्ड हो। क्या मतलब ये है, देखें कि C1 को कंप्यूट करना आसान हो गया, लेकिन अब अगर हमें ये C1 दिया गया है और हमें ये कहा जाए कि भाई इस K को कैलकुलेट करो कि ये K क्या है, तो ये जो है ना नहायत ही मुश्किल काम होना चाहिए, ठीक है। तो C1 को हम क्या समझें, C1 इज बेस्ट थॉट ऑफ एज अ वन वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेम्पोररी की K। यानी ये जो टेम्पोररी की K हमने यूज़ की है, ठीक है, ये C1 क्या चीज़ है, इसकी वन वे रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब C2 जो है ये क्या हो गया, ये हम जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे। यानी ये जो हमारी साइफर टेक्स्ट था, ठीक, इसके दो पार्ट, एक C1 हो गया और दूसरा C2। C1 को हमने किस लिए यूज़ किया कि जो टेम्पररी की K थी उसको वन वे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसको हमने यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, जो C2 है इसको अब हम यूज़ करेंगे जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन इधर जो है ना दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक पब्लिक की का कंपोनेंट Y उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा ये जो टेम्पररी की K है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पैरामीटर्स दिए गए हैं, P10 हो गया हमारा प्लेन टेक्स्ट, K3 हमने लिया एक रैंडम वैल्यू, हमारी प्राइवेट की जो है वो 6 हो गई, हमारा लार्ज प्राइम जो है वो 23 हो गया, हमारा जो स्पेशल नंबर G है जो प्रिमिटिव एलिमेंट है वो 11 हो गया, और हमारी पब्लिक की जो है Y वो क्या हो गई, 9 हो गई। अब C1 को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन दी हुई है, उसमें वैल्यूज पुट करें, वॉल्फ्राम की साइड पे जाएं, आपको 20 मिलेगा। C2 को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जस्ट इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करें, आपको C22 मिलेगा, वॉल्फ्राम की साइड पे जाएं। ये देखेंगे C1 को कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन और C2 को कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन। अब आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो मुश्तमिल है इन दो वैल्यूज़ पर, इनको अब हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक। अच्छा, अब डिक्रिप्शन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो हमने ये कहा था
कि ट्रैप डोर वन वे फंक्शन होना चाहिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को, यानी जो रिसिपिएंट है इंटेंडेड उसके पास वो चोर दरवाज़ा होना चाहिए, वो प्राइवेट की होनी चाहिए, तभी जो है ना वो इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकेगा। तो इस केस में हमारा जो ट्रैप डोर है वो ये एक्स है, यानी हमारी प्राइवेट की। इसको यूज़ करते हुए अब वो इंटेंडेड रेसिपिएंट हमारा जो है इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा। कैसे डिक्रिप्ट करेगा? सिंपली इधर मैंने एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले अपनी किस चीज़ को कंप्यूट करना है? C1 to the power x mod p, इसको कंप्यूट करना है। उसके बाद जो है ना C1 to the power x mod p, इसका हमने क्या लेना है? इन्वर्स लेना है। जब इसका हम इन्वर्स लेंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब प्लेन टेक्स्ट p अगर मुझे चाहिए, हमने डिक्रिप्शन करनी है, ज़ाहिर बात है हमें प्लेन टेक्स्ट चाहिए वापस, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन है सारी। C2 मल्टीप्लाई बाय ये इन्वर्स हो गया C1 का mod p। डियर स्टूडेंट्स, इधर मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं। सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वॉल फ्रॉम की साइट पे जाएं तो वापस आपको जो है ना अपना प्लेन टेक्स्ट 10 मिलेगा, जिसको हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे कहा कि ये हमारा प्लेन टेक्स्ट 10 है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई एल्गमाल की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम बाकी के जो 2 टॉपिक्स हैं कि इलिप्टिक कर्व की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और हाइब्रिड इंक्रिप्शन जो है इसका क्या मतलब है, इंशाल्लाह इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम्स का लेक्चर है वो इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चंस हों आपके पुट करें KCMS पे, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।